में 22 चैप्टर है, 22 भाग हैं। ये हम तीसरे भाग में आता है, जिसको मूल अधिकार कहते हैं। मूल अधिकार मतलब फंडामेंटल। इसका मतलब है कि इस अधिकार के बिना इंसान का जीना मुश्किल हो जाता है, वो सरवाइव नहीं कर सकता, इसलिए इसको मूल अधिकार कहा जाता है। और ये मूल अधिकार में अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 के बीच ये समता स्थापित करने के लिए लिखे गए। तो किन के बीच में समता स्थापित करनी है? जिनके साथ विषमतापूर्ण व्यवहार होता है। किसके साथ होता है? पिछड़े वर्ग के साथ होता है। पिछड़े वर्ग की पूरे देश में जो आबादी है वो 90% आबादी है, 90%। पूरे देश की टोटल आबादी का 90% भारत में पिछड़े वर्ग के लोग हैं। उनको पर्याप्त प्रतिनिधित्व की बात कर रहा है। तो पर्याप्त प्रतिनिधित्व किसके लिए सुनिश्चित किया जाता है? जिनका अपर्याप्त होता है। जैसे मैं बोलूं घर में कोई मेरे 4 मेहमान आ जाएं और मैं उनको बोलूं कि खाना खा लीजिए, और उनको ऐसा लगे कि हम तो अभी अभी आए हैं, इनके घर में है कि नहीं है खाना खिलाने की पोजीशन, तो वो संकोच करते हैं। तो मैं दूसरी बार उनको बोलता हूं कि पर्याप्त है, घर में मेरी किचन में पर्याप्त भोजन है, आप खा सकते हैं, रिलैक्स हो जाइए, आप सोचिए मत। मैंने तभी आपको इनवाइट किया है जबकि मेरे पास पर्याप्त है। तो भारत का जो संविधान लागू होने से पहले जिनकी आबादी 85 से लेके 90% थी, उनको पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं था। किसमें नहीं था? नौकरियों में नहीं था। तो उनका पर्याप्त मतलब 90%। पर्याप्त का मतलब है कि जितना मैं खा सकूं। जैसे मैं भोजन बोलूं, मैं 4 रोटी खाता हूं फॉर एग्जाम्पल, तो जिसके घर जा रहा हूं वो बोलता है कि पर्याप्त है, इसका मतलब 4 रोटियां हैं उसके घर में, है ना। बच्चे के लिए 1 रोटी पर्याप्त है और युवा के लिए 4 रोटी पर्याप्त है। पर्याप्त दोनों के लिए अलग अलग है। ऐसे ही जिनकी देश में आबादी 10% है, तो उनके लिए पर्याप्त 10% है, और जिनके लिए आबादी जो है तो 90% वो नौकरियों में नहीं है। और हम क्या कह रहे हैं कि सरकारी नौकरियों में नहीं, को हमें ठीक से पढ़ना पड़ेगा। ये सरकारी और गैर सरकारी की बात नहीं कर रहा है। तो क्या कह रहा है? इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के पक्ष में, जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है। राज्य के अधीन सेवा क्या है? ये देश के अंदर जितने भी संसाधन हैं, चाहे वो प्राइवेट के नाम पे चल रहे हो या सरकारी के नाम पे चल रहे हो, ये किसके अधीन है? राज्य के अधीन है। राज्य ने ही तो परमिशन दी है, सरकार ने ही तो परमिशन दी है। प्राइवेट फैक्ट्रियों में मशीनें लगती हैं, जो कच्चा माल लगता है आता है, वो भारत के जो संसाधन है वही है, उसे खोद के निकाला हो और इंसानों ने निकाला हो, जमीन से भारत के नागरिकों ने, और उन्होंने ही खोद के और उन्होंने ही कच्चा माल निकाला, उसी को प्रोसेस करके प्रोडक्शन बन रहा है। कौन कर रहे हैं? भारत के लोग कर रहे हैं, राज्य के आदेश पे कर रहे हैं। तो सारी प्राइवेट इंडस्ट्री किसके अधीन हो गई? राज्य के। तो राज्य को खुद अपनी फैक्ट्रियां बनानी थी, उसने सेठ लोगों को मौका दे दिया कि आप बनाओ। राज्य की ड्यूटी है, ड्यूटी उन्हें सेठ की कर दी। वो ये सोच के कर दिए कि हम प्राइवेट की कर देंगे और रिजर्वेशन नहीं मिलेगा इनको। अभी जो समझ में आता है कि प्राइवेटाइजेशन का, ये समझ में आता है कि इंटेंशन ये है
कि बैकवर्ड क्लास को उनके आबादी के अनुपात में उनको प्रतिनिधित्व नहीं देना है, इसीलिए प्राइवेट करना है। मगर ये भूल गए वो कि राज्य के अधीन है प्राइवेट भी राज्य के अधीन है। राज्य ही उनको जमीन दे रहा है, राज्य ही बिजली दे रहा है, राज्य ही पानी दे रहा है, सब कुछ राज्य कर रहा है, तो वो राज्य के अधीन है। इसलिए ऐसे कहकर पीछा नहीं छुड़ा सकता। अब बात ये आ रही है, बात ये है कि राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है। क्या नहीं है? पर्याप्त, उनका प्रतिनिधित्व नहीं है। और जिसका प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं होता है तो उसके लिए सीटें फिक्स की जाती हैं, जिसको सीट फिक्स करने को बोलते हैं आरक्षण। और आरक्षण किस लिए? प्रतिनिधित्व के लिए। जितनी उसकी आबादी है उसका प्रतिनिधित्व, कोई भी वर्ग हो जिसकी आबादी के अनुपात में उसका प्रतिनिधित्व नहीं है तो उसके साथ अन्याय होने की संभावना बढ़ जाती है। यही कारण कि सिलेक्शन कमेटी में पिछड़े वर्ग के लोग, जिनकी आबादी 90% है, तो पिछड़े वर्ग के लोगों का सिलेक्शन कमेटी में होनी चाहिए 90। और जो गैर पिछड़े वर्ग हैं, जिनको अगड़ा वर्ग कहते हैं, उनकी आबादी है 10%। तो सिलेक्शन कमेटी के 10% लोग होने चाहिए और पिछड़े वर्ग के 90% होना चाहिए सिलेक्शन कमेटी में। अगर 20 लोग हैं, 10 लोग हैं, तो 9 लोग होना चाहिए बैकवर्ड क्लास के। तो फिर रिजर्वेशन क्यों नहीं पूरा होगा? बिल्कुल होगा, है ना? ये चीज समझने की है। सीटें कितनी होंगी? 90। 100 सीटें निकली हैं तो 90 सीटें निकलेंगी। सिलेक्शन कमेटी में भी 90 लोग होंगे, तब भी क्या वैकेंसी खाली रह जाएंगी? नहीं रह जाएंगी। ये जो बैकलॉग की जो बात होती है, बैकलॉग रह कैसे गया? आप संविधान भारत में है, संवैधानिक पद पे लोग हैं, संवैधानिक लोग भी हैं, संविधान भी है, फिर बैकलॉग कैसे हो गए? बैकलॉग हो गया इसका मतलब है कि उस विभाग के सबसे बड़े अधिकारी को उठा के जेल भेज दो। खाली कैसे रह गया? संविधान का उल्लंघन किया आपने, खाली रहने का मतलब। ये चीजें समझने की है ना? और प्राइवेट के नाम पे कहते हैं कि प्राइवेट में रिजर्वेशन नहीं, अधीन है, भारत की भूमि पे है, भारत का संविधान है, भारत की भूमि पे प्राइवेट है, सरकारों ने उनको सुविधाएं दी हैं, फिर वो प्राइवेट कैसे हो गया? भारत में कुछ भी प्राइवेट नहीं है। ये हमें दिमाग से अपनी बात निकालनी चाहिए कि प्राइवेट, भारत में कुछ भी प्राइवेट नहीं है। भारत के संसाधन है, भारत के लोगों के लिए है। भारत की सरकार उनको परमिशन देती है, उनको बिजली देती है, उनको पानी देती है, उनको बैंक से लोन देती है। कुछ भी प्राइवेट नहीं है। सभी जगहों पे 90% पिछड़े वर्ग का रिजर्वेशन भारत का संविधान कहता है, कह रहा है। भारत के लोगों को समझ नहीं आ रहा क्योंकि भारत के लोग संविधान को नहीं पढ़ रहे, है ना? जो वोट डालते हैं उनको नहीं मालूम है, पिछड़े वर्ग के लोगों को, पिछड़े वर्ग के लोग जो चुनाव लड़ते हैं उनको नहीं मालूम है ना? इसका मतलब है कि ये चीज जो हम समझ पाए हैं अनुच्छेद 16(4) में, वो चीज हमारी ये समझ में आई है कि नौकरियों में अब घालमेल करने का मतलब है देश के साथ गद्दारी है, संविधान के साथ गद्दारी का मतलब देश के साथ गद्दारी। तो हमें ये नारा लगाना चाहिए, संविधान का पालन करो वरना कुर्सी खाली करो। संवैधानिक पद पे बैठे हैं, संविधान देश में है और फिर संविधान का उल्लंघन हो रहा है, तो ऐसे लोगों को तत्काल प्रभाव से कुर्सी से बर्खास्त कर देना चाहिए। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, जिनको भारत का राष्ट्रपति कहते हैं, उन्होंने संविधान का पालन करने का शपथ ली है और साफ लिखा है
कि अगर वो पालन नहीं करते हैं, उल्लंघन, तो उनको क्या है, पद से हटा दिया जाएगा। आप संविधान में पढ़िएगा, अनुच्छेद 60 में और 61 में। 60 में शपथ है, पालन उल्लंघन करने पे 61 में उनको हटा दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट का जो जज है वो संविधान का पालन नहीं करेगा, उसको हटा दिया जाए। संविधान क्लियर कट प्रावधान कर रहा है। जिस विभाग में रिजर्वेशन पूरा नहीं होता है उस अधिकारी को तत्काल प्रभाव से हटा दिया जाए। संविधान का पालन करो या फिर कुर्सी खाली करो, क्लियर कट बात। ये चीज हमें समझनी पड़ेगी, नहीं तो हम संविधान को रट्टू तोता की तरह जैसा लिखा है वैसा व्याख्या करते रहेंगे। हमको संविधान को समझना पड़ेगा, है ना। और जहां पर पिछड़े वर्ग की बात आती है तो कुछ लोग ओबीसी कहना शुरू कर देते हैं। ये अनुच्छेद 16 में कहीं ओबीसी लिखा है क्या? अनुच्छेद 16 में पिछड़ा वर्ग लिखा है। तो हमें अपने सारे लेटर पैड पे, सारे इन पे, उन पे, संगठनों पे हमें पिछड़ा वर्ग लिखना चाहिए, ना कि ओबीसी लिखना चाहिए। पिछड़े वर्ग के लिए संविधान में प्रावधान है, आप लीजिए। और इन्होंने क्या किया कि अनुच्छेद 16(4) का जो बी बना दिया, ये बना दिया। ये में क्या कर दिया कि पिछड़े वर्ग के लिए था ये प्रावधान, रिजर्वेशन का, प्रतिनिधित्व के लिए रिजर्वेशन, खाली रिजर्वेशन नहीं, पर्याप्त नहीं है इसलिए किया गया। और क्या कर दिया, प्रमोशन की बारी आई तो उसमें से एससी अलग कर दिया। बैकवर्ड का मतलब ओनली एससी नहीं होता है, तो एससी अलग कर दिया। बैकलॉग के नाम पे एससी अलग कर दिया। ये बहुत घातक कदम था और इसका लोगों ने विरोध नहीं किया। जिसको एससी एसटी ओबीसी कहते हैं ना, उसको भारत के संविधान में बैकवर्ड कहा है। और सोसाइटी में लोग क्या कर रहे हैं कि हम एससी हैं, वो बोला मैं एसटी हूं, और वो बोला मैं बैकवर्ड हूं। संविधान ने आपको बैकवर्ड कहा। और एससी का मतलब क्या है? एससी कोई वो नहीं है, कोई जाति नहीं है, एक लिस्ट है। एसटी भी एक लिस्ट है। किनकी लिस्ट है? बैकवर्ड की। बैकवर्ड की लिस्ट है, पिछड़ी जातियों की लिस्ट है। क्या है? शेड्यूल का मतलब लिस्ट, कास्ट का मतलब जाति। पिछड़ी जातियों की एक लिस्ट है जिसको शेड्यूल कास्ट कहा गया। ट्राइब्स की एक पिछड़े हैं, वो पिछड़े हैं। ट्राइब्स की जो लिस्ट है उसे शेड्यूल ट्राइब कहा गया। 340 में पिछड़े वर्गों को आइडेंटिफाई करने की बात कर रहा, मैं इसलिए लिंक कर रहा हूं कि ये बहुत जरूरी है जोड़ना। अनुच्छेद 30 से 40 में पिछड़े वर्गों को आइडेंटिफाई करके कहां रखना था? ये जो शेड्यूल कास्ट है, ये जातियों की लिस्ट है, इसमें रखना था।